काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं राग पुणे ठाप के साथ और हम हाजिर हैं दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन परिषद के शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को किया संबोधित। कहा, कट्टरपंथ के कारण है क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी। आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए इलाके के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को परामर्शदायी, पारदर्शी और सहभागी बनाने पर दिया जोर। तजाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बैठक से इतर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री की मुलाकात। चीन को भारत के साथ अपने संबंधों को किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखने की नसीहत। दोनों देशों के बीच में बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट को लेकर भी हुई चर्चा। देश में कोविड टीकाकरण का टूटा रिकॉर्ड। दिन भर में कुल 2,21,00,000 से अधिक लोगों को लगाए गए कोविड टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, स्वास्थ्य कर्मियों, देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री को जन्मदिन का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन आज। देश भर में सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य हस्तियों ने दी बधाई। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश की स्थापना की स्वर्ण जयंती पर विधानसभा के विशेष सत्र को किया संबोधित। प्रदेशवासियों के सेना में योगदान और पर्यावरण सुरक्षा के प्रयासों को सराहा। कहा, राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास का नया आयाम किया है स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। शंघाई सहयोग परिषद के राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आज शुरू हुई, जिसमें 8 सदस्य देशों के साथ साथ आमंत्रित सदस्य देशों ने भी हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि भारत मध्य एशिया के साथ संपर्कों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। शंघाई सहयोग संगठन की चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र की समस्याओं का मूल कारण है बढ़ती कट्टरता।
उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अफगानिस्तान में हालिया घटनाओं ने इस चुनौती को और स्पष्ट किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर एससीओ को पहल करनी चाहिए। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और विश्वास के लिए जरूरी है, बल्कि युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र की आर्थिक क्षमता भी अनछुई रह गई है। रेडिकलाइजेशन और असुरक्षा के कारण इस क्षेत्र का विशाल आर्थिक पोटेंशियल भी अनटैप रह गया है। खनिज संपदा हो या इंट्रा एससीओ ट्रेड, इनका पूर्ण लाभ उठाने के लिए हमें आपसी कनेक्टिविटी पर जोर देना होगा। प्रधानमंत्री ने एससीओ के नए सदस्य के तौर पर ईरान का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नए साझेदारों को जुड़ने से एससीओ और भी विश्वसनीय बनेगा। एससीओ के नए सदस्य देश के रूप में स्वागत करता हूं। मैं तीनों नए डायलॉग पार्टनर्स सऊदी अरब, इजिप्ट और कतर का भी स्वागत करता हूं। एससीओ की स्थापना रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने 2001 में शंघाई में की थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के स्थायी सदस्य बने थे। तो जहां एक तरफ शंघाई सहयोग संगठन की बैठक चल रही थी, वहीं तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित इस बैठक से इतर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने चीनी समकक्ष चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को दो टूक शब्दों में कहा कि भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार के लिए पूर्वी लद्दाख इलाके में सीमा के पास शांति जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों को परस्पर सम्मान के आधार पर एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने चाहिए। विदेश मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को यह भी सलाह दी कि भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध को चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। एस जयशंकर ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की और एससीओ का सदस्य बनने पर बधाई दी। भारत ने एससीओ की पूर्ण सदस्यता के लिए ईरान का समर्थन किया था। विदेश मंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति रईसी से अफगानिस्तान समेत ऊर्जा, चाबहार बंदरगाह जैसे मुद्दों पर भी अपने विचार को साझा किया। ईरान एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री जयशंकर दुशांबे में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी मुलाकात उन्होंने की। दोनों नेताओं ने खासतौर पर अफगानिस्तान की स्थिति पर ही चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच में अन्य क्षेत्रीय मुद्दों समेत अंतर्राष्ट्रीय और आपसी संबंधों पर भी बातचीत हुई। इसके अलावा भी विदेश मंत्री ने कई और देशों के अपने समकक्ष नेताओं से मुलाकात की। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक का में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको संबोधित किया और बड़ी चिंता जताई कि इस क्षेत्र में रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म के चलते तमाम सहयोग जो देशों के बीच में होता है उस पर असर पड़ा है। इसी सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने आज संबोधित किया। ये 21वां शिखर सम्मेलन हुआ है और ऐसे में ये जिज्ञासा लोगों के जहन में भी है कि आखिरकार ये एससीओ है क्या, इसका गठन कब किया गया, इसके उद्देश्य क्या क्या रहे और भारत को इससे क्या हासिल होगा। आइए एक नजर डालते हैं एससीओ के अब तक के सफर पर। अप्रैल 1996 में शंघाई में हुई एक बैठक में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान आपस में एक दूसरे के नस्लीय और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए सहयोग करने पर राजी हुए थे। तब इसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। 15 जून 2001 को एससीओ सही मायने में अस्तित्व में आया। तब चीन, रूस और 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने
शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की और नस्लीय और धार्मिक कट्टरपंथ से निपटने और व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए समझौता किया। साल 2001 में नए संगठन के उद्देश्य बदले, जिसके बाद इसका मकसद ऊर्जा पूर्ति से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देना और आतंकवाद से लड़ना बना। ये दो मुद्दे आज भी कायम हैं। भारत वर्ष 2017 में एससीओ का पूर्णकालिक सदस्य बना। इससे पहले भारत को पर्यवेक्षक देश का दर्जा हासिल था। एससीओ का मुख्यालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। भारतीय हितों की जो चुनौतियां हैं, चाहे वो आतंकवाद हो, ऊर्जा की आपूर्ति या प्रवासियों का मुद्दा हो, ये मुद्दे भारत और एससीओ दोनों के लिए अहम हैं। चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के अलावा अब ईरान भी इसका सदस्य बन गया है। तो कह सकते हैं कि एससीओ में अफगानिस्तान से लेकर ही मुद्दा पूरी तरह छाया रहा। और अब बात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जो कि आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर थे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और कोरोना महामारी से लड़ाई के उपायों की सराहना की। उन्होंने सेना में हिमाचल प्रदेश के बलिदान को याद किया। महामहिम ने पर्यावरण की रक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को अहम बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के विकास यात्रा की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल एक दिन देश का सिरमौर बनेगा। हिमाचल प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के नए आयाम स्थापित किए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020-21 अर्थात 2020 और 21 में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा सन 2014 में कागज रहित यानी डिजिटल माध्यम से काम करने वाली पहली विधानसभा बनी थी, जो प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग, पर्यावरण की रक्षा और आर्थिक संसाधनों को बचाने का एक अच्छा माध्यम है। पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य सरकार ने प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने सहित अनेक सराहनीय प्रयास किए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1995, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड नॉन स्मोकर्स हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट 1997 जैसे कानूनों का पूरे देश पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सेना में हिमाचल प्रदेश के योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो राज्य के बहादुर सैनिकों को सलाम करते हैं। रामनाथ कोविंद ऐसे तीसरे राष्ट्रपति बने हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है। और अब बात देश की, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर देश ने कोविड रोधी टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान हासिल किया। देश ने एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाने का ये ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया। ये एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक करीब 79 करोड़ से अधिक कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह स्वास्थ्य कर्मियों और देशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन का तोहफा है। और जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। इस मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी ने देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। बीजेपी सेवा से समर्पण अभियान चला रही है, तो वहीं देश के नागरिक भी प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन को खास बनाने में लगे हुए हैं और अलग अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर के कई मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। अमेठी से सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर महादंगल का आयोजन करवा रही हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में वैक्सीनेशन का महाअभियान भी चलाया जा रहा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश और दुनिया से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। अपने शुभकामना संदेश में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपके विचार और मार्गदर्शन देशवासियों को बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हौसले और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना है। इस खास मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के रूप में देश को एक ऐसे सशक्त और निर्णायक नेतृत्व मिला है जिसने दशकों से अपने अधिकारों से वंचित करोड़ों गरीबों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर न सिर्फ उन्हें समाज में गरिमामय जीवन दिया है, बल्कि अपने अथिक परिश्रम से विश्व भर को यह भी दिखाया है कि एक प्रजावत्सल नेतृत्व कैसा होता है। और अब बात स्किल इंडिया मिशन की। रेलवे ने स्किल इंडिया मिशन को रफ्तार देने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। रेलवे देश भर में 75 रेल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण देगा। रेल कौशल विकास योजना में 3 साल में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड में किया जाएगा। इसमें 100 घंटे का प्रारंभिक बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। आज दिल्ली के रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका शुभारंभ किया। आज रेलवे ने कौशल विकास योजना चालू की है, जिसमें 50,000 बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी स्किल्स में। अच्छे ट्रेड्स हैं, ऐसे ट्रेड्स हैं जिनकी आज सोसाइटी में रेलेवेंस है। बहुत जल्दी हम एक ऐसा और आयोजन करेंगे, एक मोबाइल स्किल ट्रेनिंग यूनिट बनाएंगे जो कि और भी रिमोट एरियाज में जा सके और बच्चों को प्रधानमंत्री जी का गिफ्ट दे सके। और बात ज़ोलगेंस्मा और वाइल्टेप्सो जैसी कुछ जीवन रक्षक दवाएं जो कि बहुत महंगी भी हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में है। ऐसी दवाओं को जीएसटी परिषद ने जीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा परिषद ने स्वास्थ्य मंत्रालय और फार्मास्यूटिकल्स विभाग की सिफारिश पर मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के इस्तेमाल में आने वाली दवाओं के भी आयात पर आईजीएसटी से छूट की घोषणा की। कोरोना से संबंधित दवाओं पर रियायती जीएसटी दरों को अब 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। Which are very expensive, which affect children and so on, like the muscular atrophy. So in those situations, the entire process of coming up to the finance minister, who's otherwise authorized by the council to give exemptions, does consume time, and as a result many of the children are really going through, and the parents are going through a lot of tension whether it will be available, because the drug itself costs several crores, and over that the taxation is very severe. So exemptions have been given for such drugs. There won't be any tax GST on them. Keytruda is one of them, Keytruda. It's a medicine for treatment of cancer, along with similar other medicines for the use in treatment of cancer as per Department of Health and Family Welfare or Department of Pharmaceuticals have been recommended that from 12% they should come down to 5%. और अब एक नजर राज्यों से जुड़ी हुई अहम खबरों पर।
सबसे पहले खबर कर्नाटक से, जहां पर कर्नाटक विधानसभा ने आज 3 विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे अहम कैदियों की पहचान कर्नाटक संशोधन विधेयक है, जो प्रभावी निगरानी, शांति और अपराध के रोकथाम के लिए अपराधियों की पहचान के रूप में रक्त, डीएनए, आवाज और आइरिस स्कैन नमूनों के संग्रह को शामिल करने से जुड़ा हुआ है। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश के बाद लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले 36 घंटों से तेज बारिश हो रही है। ओडिशा सरकार ने महानदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए 6 जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में महानदी सहित कई नदियां उफान पर हैं। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ के 30 और ओडीआरएएफ के 12 दलों को तैनात किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की 68वीं बैठक में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया है। साथ ही वर्चुअल माध्यम से कटरा में एक डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया। उत्तराखंड में लंबे समय से बंद चारधाम यात्रा कल से शुरू होने जा रही है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यात्रा की इजाजत दी थी। कोर्ट ने केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों के जाने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का लाखपुर खास गांव यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव भी शामिल हैं। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से यह गांव पर्यटकों को काफी पसंद आता है। और अब बात क्रिकेट से जुड़ी हुई। पाकिस्तान के दौरे पर गई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते अपना दौरा रद्द कर दिया है। आज दोनों टीमों का रावलपिंडी स्टेडियम में वनडे सीरीज का पहला मैच होना था। न्यूजीलैंड सरकार को उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने टीम को खतरे का अलर्ट जारी किया। न्यूजीलैंड सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड को यह जानकारी दी थी कि वह खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए तत्काल यह दौरा रद्द कर दे, जिसके बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा रद्द करने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की टीम इस दौरे पर 3 वनडे और 5 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए पहुंची थी। ये पहला मौका नहीं है जबकि सुरक्षा कारणों से अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने पाकिस्तान के दौरे को न सिर्फ बीच में छोड़ा है बल्कि जाने से इनकार किया है। पिछले तकरीबन 10 सालों के भीतर में पाकिस्तान की घरेलू क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय टीमों से वंचित रही है। वो चाहे श्रीलंका की टीम पर किए गए हमले के बाद से हालात हों या फिर तमाम देशों का फैसला। तो बुलेटिन में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर देश भर के कलाकारों ने उन्हें अलग अलग अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इसी पॉजिटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।